हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद प्राची। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या होता है? स्प्रिंग वो सीज़न है जिसमें फूलों में नई जान आती है, पेड़ों में नई पत्तियाँ आती है, बहार आती है, बहुत ही सुंदर मौसम होता है, खिलने का मौसम होता है। ये जो चैप्टर है उसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, द स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो यहाँ पे जो स्प्रिंग है उसको एज अ मेटाफर यूज़ करा गया है चाइल्डहुड से। चाइल्डहुड क्या होता है? जो किसी का भी जो बचपन होता है वो बहुत ही सुंदर पीरियड होता है। उसमें जो बच्चा है वो खिलता है ना, वो एक ह्यूमन में डेवलप हो रहा होता है, एक्सपीरियंस आते रहते हैं। तो यहाँ पे लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब है यहाँ पे जिन बच्चों की बात हुई है, चाहे वो साहेब हो चाहे वो मुकेश हो, ये दोनों ही बच्चों जो हैं जिनकी कहानी है, इन्होंने अपने बचपन को कहीं खो दिया है, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है लॉस्ट स्प्रिंग, द स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो हम देखने वाले हैं कैसे इन दोनों ही बच्चों का जो बचपन है कहीं छिन गया है, कहीं गुम गया है। तो हम इस पूरे ही चैप्टर को लाइन बाय लाइन देखेंगे, वर्ड मीनिंग देखेंगे, इंपॉर्टेंट लाइंस फ्रॉम द चैप्टर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ से मैं बताऊंगी आपको कि क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे। एंड बहुत सारी फ्रेजेस यहाँ पर यूज़ हुई है, लुकिंग फॉर, परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी एंड ऑल दैट। तो हम इसको डिस्कस करेंगे, राइट। तो इस चैप्टर को किसने लिखा है? इस चैप्टर को अनीस जंग ने लिखा है, जिन्होंने जो कहाँ बॉर्न हुई थी, राउरकेला में बॉर्न हुई थी। उन्होंने काफ़ी समय हैदराबाद में गुजारा है। उनके दोनों ही पेरेंट्स जो हैं वो भी राइटर्स रह चुके हैं। उन्होंने अपना करियर बनाया है एज अ राइटर इन इंडिया। ऑल्सो उन्होंने अब्रॉड में भी काम करा है और बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी हैं। अब ये जो पूरी स्टोरी है लॉस्ट स्प्रिंग एक सर्प्ट है, यानी एक हिस्सा है, उनकी एक बुक है जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, उसका जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे दो बच्चे हैं, साहेब और मुकेश, उनका बचपन कहीं छिन गया है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कैसे गरीबी ने इन दोनों ही बच्चों का जो जीवन है उसको नर्क बना दिया है। बच्चे बहुत ही गरीब हैं और कैसे जो सोसाइटी में कुछ कल्चर ट्रेडिशन है जिनकी वजह से ये लोग एक्सप्लॉइट होते आ रहे हैं, इनकी जो ज़िंदगी है वो बदल नहीं रही है। तो सबसे पहले हम किस बच्चे की बात करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे एक बच्चे की जिसका नाम है साहेब। तो उसकी स्टोरी को टाइटल दिया है समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। कभी कभी मुझे एक रुपी भी मिल जाता है कचरे में। अब यहाँ पे साहेब की बात हुई और साहेब कौन है? एक रैक पिकर है। रैक पिकर का मतलब होता है वो व्यक्ति जो कचरा बीनता है। तो यहाँ पर साहेब की बात हुई है जो एक रैक पिकर है, जो कचरा बीनता है। तो हमारी जो ऑथर हैं, जब वो देखती हैं कि साहेब जो है कचरा बीन रहा है, कचरे में कुछ ढूंढ रहा है, तो हमारी जो ऑथर हैं वो जो हैं साहेब से पूछते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, राइट। उनका एनकाउंटर हो जाता है एक दिन साहेब के साथ। एनकाउंटर मतलब अचानक से वो साहेब से मिल जाती हैं, जो स्क्राउंज करता रहता है। स्क्राउंज मतलब कुछ ढूंढ रहा होता है कचरे में। एंड हमारी जो ऑथर है वो उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। यहाँ पर एक लाइन लिखी है कि साहेब जो है वो क्या ढूंढ रहा होता है? गोल्ड ढूंढ रहा होता है इन द गार्बेज डम्प्स, राइट। तो यहाँ पे गोल्ड एज सच, गोल्ड या सोने की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे जो गोल्ड है उसको इक्वेट करा गया है गार्बेज के साथ, या आप बोल सकते हो कि जो गार्बेज है उसको इक्वेट करा गया है गोल्ड के साथ। अब आप यहाँ पर समझिए कि जो साहेब है वो बहुत ज़्यादा गरीब है, उसके लिए तो ये जो गार्बेज है वो सोने के समान है। जो सोना होता है बहुत प्रेशियस होता है किसी को, उसी समान ये जो गार्बेज है बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है साहेब के लिए और उसके जैसे लाखों रैक पिकर्स के लिए। क्यों? क्योंकि उसी को बेचकर वो अपना पेट भरते हैं या उसी से वो अपना घर चलाते हैं। उसमें कुछ पैसे अगर मिल जाते हैं तो उससे वो अपना पेट भरते हैं, घर चलाते हैं। इसीलिए यहाँ पे गार्बेज को गोल्ड बोला गया है, राइट। तो यहाँ पे गोल्ड का मतलब एज जो रियल गोल्ड है वो नहीं है, बट जो गार्बेज है उसको गोल्ड बोला गया है। साहेब ने अपना घर बहुत टाइम पहले ही छोड़ दिया था। उसका घर कहाँ पे था? ढाका बांग्लादेश में था और अब वो एक डिस्टेंट मेमोरी हो चुका है। डिस्टेंट मेमोरी मतलब समथिंग दैट हैपेंड लॉन्ग टाइम अगो। अब उसको याद भी नहीं है कि उसका घर कैसा दिखता है, क्या हुआ था, तो वो उसको भूल चुका है। बहुत सारे तूफान आए थे जिसके कारण बांग्लादेश में जो उसका घर था, उसकी जो खेत थी, वो सब नष्ट हो गए, जिसके कारण वो अब बड़ी सिटी में रहने के लिए आ गए। और यही कहानी जो साहेब की मदर है वो भी उसको बताती है कि तूफान आया था तो उनके घर थे, उनके जो खेत थे सब डिस्ट्रॉय हो गए, इसीलिए वो अब शहरों में आ गए एक नई ज़िंदगी की तलाश में, लुकिंग फॉर गोल्ड। अगेन यहाँ पे गोल्ड का मतलब है फूड, क्लॉथ, शेल्टर, अच्छा जीवन की तलाश में वो बांग्लादेश को छोड़कर इंडिया आ गए।
आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स। तो अब यहाँ पर जब ऑथर उससे पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो और ये क्यों कर रहे हो, तो साहेब बोलता है कि मेरे पास और कुछ करने के लिए नहीं है, और बहुत ही वो धीमी सी आवाज़ में इसको बोलता है और कहीं और देखने लग जाता है। हमारी जो ऑथर है वो बोलती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, और ऑथर ये बहुत ग्लिबली बोलती है। ग्लिबली का मतलब है बहुत ही केयरलेस तरीके से। तो आप समझो कि एक बच्चा है जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं, उसको आप बोल रहे हो कि आप स्कूल जाओ। तो हमारी जो ऑथर है वो बोलती है कि तुम स्कूल चले जाओ, और वो बहुत ही केयरलेस तरीके से वो बोलती है, और वो खुद ही रियलाइज़ भी कर लेती कि उनका जो ये बोला गया सेंटेंस था कि स्कूल चले जाओ, कितना खाली, कितना खोखला है। तो साहिब जो है वो बोलता है कि मेरे आसपास अभी कोई स्कूल नहीं है, जब बन जाएगी तब मैं चला जाऊंगा। तो अब हमारी ऑथर बोलती हैं कि जब मैं अगर मैं स्कूल स्टार्ट करूंगी तो तुम आओगे। और आई आस्क हाफ जोकिंगली, बहुत ही मजाकिया अंदाज में जो हमारी ऑथर है वो साहिब से बोलती है कि अगर मैं स्कूल बनवाऊंगी तो तुम आओगे। तो साहिब बोलता है हाँ मैं आऊँगा, और वो बहुत बड़ी सी स्माइल उसके चेहरे पर होती है। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। जो साहेब है वो अचानक से एक दिन हमारी ऑथर के पास दौड़ते हुए आता है और पूछता है कि आपकी स्कूल रेडी हो गई है। तो हमारी ऑथर जो है वो बोलती है कि नहीं नहीं, स्कूल को बनने में तो बहुत टाइम लगता है। और अब हमारी जो ऑथर है उनको बहुत एम्बैरसमेंट फील होती है, बहुत ही शर्म आती है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा प्रॉमिस कर दिया है जो वो एक्चुअली में मीन नहीं करती थी। उन्होंने तो बहुत ही मजाकिया अंदाज में कह दिया था कि क्या मैं जब मैं स्कूल बनाऊंगी तो तुम आओगे। तो साहिब को लगा सच में वो स्कूल बनाएंगी। अब ऑथर कहती है कि बट जिस तरीके से जो मैंने प्रॉमिस करे हैं वैसे प्रॉमिस तो उसकी दुनिया में बहुत से लोग उससे करते हैं। यानी कि साहेब जैसे लोगों से बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रॉमिस करते होंगे कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा, लेकिन एक्चुअली में वो कुछ भी नहीं करते हैं। तो अबाउंड का मतलब है एग्जिस्ट इन ह्यूज नंबर, बहुत ज़्यादा मात्रा में, और ब्लीक का मतलब है बहुत अनअट्रैक्टिव होना, राइट। तो साहेब का जो ये वर्ल्ड है काफ़ी ज़्यादा अनअट्रैक्टिव है, कोई भी यहाँ पर आना नहीं चाहता है, इसमें शामिल नहीं होना चाहता है। तो हमारी ऑथर बोलती हैं कि मैंने जैसा प्रॉमिस करा था स्कूल बनाने का, वैसे नाम मात्र के प्रॉमिस तो बहुत सारे लोग उससे करते ही होंगे, राइट। अब बहुत महीने बीत जाते हैं और ऑथर जो है साहेब से उसका नाम पूछती है, तो साहेब बताता है साहिब आलम। तो अब हमारी ऑथर बोलते हैं कि साहिब को तो पता भी नहीं है कि उसके नाम का क्या मतलब है। साहिब आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का मालिक। और अगर साहिब को पता चल गया कि उसके नाम का ये मतलब होता है तो वो कभी उस पर बिलीव ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि नाम उसका है पूरे ब्रह्मांड का मालिक, और वो क्या कर रहा है, कचरा बीन रहा है। तो साहिब को पता नहीं है कि उसका नाम क्या रिप्रेजेंट करता है। वो तो घूमता रहता है, रोम मतलब घूमता रहता है गलियों में उसके दोस्तों के साथ, और उसके जैसे बहुत सारे आर्मी मतलब लड़कों का एक ग्रुप है जो नंगे पैर ऐसे दौड़ते रहते हैं, घूमते रहते हैं। वो मॉर्निंग बर्ड्स की तरह सुबह तो दिखते हैं लेकिन दोपहर तक गायब हो जाते हैं, राइट। बहुत सारे ऐसे ही महीने बीत जाते हैं और अब हमारी जो ऑथर हैं वो साहिब को भी पहचानने लग गई हैं और जितने भी ग्रुप में दूसरे लड़के हैं उनको भी पहचानने लग गई है, राइट। अब हमारी जो ऑथर हैं वो इन जो सारे लड़के होते हैं साहिब और दूसरे जितने भी लड़के होते हैं उनसे पूछते हैं कि तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। तो हमारी जो ऑथर है वो इनसे पूछते हैं कि तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते, तुम ऐसे ही नंगे पाँव घूमते रहते हो। तो एक एक्सप्लेनेशन है, जो एक बच्चा है वो बोलता है कि मेरी मदर ने शेल्फ से चप्पल नीचे नहीं उतारी इसलिए नहीं पहनता। तो पहला बच्चा क्या बोलता है कि मदर ने शेल्फ से नहीं निकाली इसलिए मैं नहीं पहनता। जिस पर दूसरा क्या बोलता है कि अगर इसकी मम्मी ने शेल्फ से चप्पल नीचे भी उतारी होती तो भी ये नहीं पहनता, राइट। और ये जो दूसरा बच्चा है ये जूते पहना हुआ है जो मैच नहीं करते मतलब एक रेड कलर का है फॉर एग्जाम्पल तो एक येलो कलर का है, तो ऐसे वो मिसमैच शूज़ पहना हुआ है, राइट। तो अब ये ऑथर जो है वो नोटिस कर ले कि जो दूसरा बच्चा है ये रेड और येलो कलर के शूज़ पहना है, मिसमैच शूज़ पहना है। तो वो ऐसे कमेंट कर देती है कि तुम्हारे शूज़ ऐसे अजीब से क्यों हैं, मिसमैच क्यों हैं। तो ये जो बच्चा है शफल करता है। शफल का मतलब क्या है, एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रख लेता है ताकि ऑथर का ध्यान इस पर ना जाए, राइट। एक और बच्चा है जो तीसरा तीसरा लड़का है, वो बोलता है कि मुझे तो जूते चाहिए और उसको जूते चाहिए, और वो लड़का है जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी जूते नहीं पहने हैं। अब अगर ऑथर बोलती है कि अगर आप पूरी कंट्री में ऐसे ट्रैवल करोगे तो आप देखोगे कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो नंगे पाँव घूमते रहते हैं, उनके पास चप्पल और उनके पास कुछ भी नहीं है पाँव में पहनने के लिए। अब
एक बच्चा बोलता है कि इट इज़ नॉट द लैक ऑफ मनी, ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसों की कमी है, ये तो हमारे घर का ट्रेडिशन है, कस्टम है कि हम नंगे पैर रहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि 3 लोगों की बात हुई है। एक बोलता है कि मम्मी ने शेल्फ से नहीं निकाले, दूसरा जो है वो मिसमैच पहना हुआ है और बोलता है कि मुझे तो मिसमैच पहना हुआ है, और एक तीसरा लड़का है वो बोलता है कि मुझे तो शूज़ चाहिए। और एक एक्सप्लेनेशन और देखने को मिलती है कि इट इज़ नॉट द लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन, हमारे घर ऐसा नहीं कि कोई पैसों की कमी है, बट हमारा तो ये कल्चर है, ट्रेडिशन है कि हम नंगे पैर ही रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को सुनकर हमारी जो ऑथर है वो बोलती है कि मैं सोचती हूँ कि ये सिर्फ एक एक्सक्यूज़ है, जबकि ये असल में तो ये बहुत ज़्यादा गरीब है। परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी मतलब एक ऐसी गरीबी जो ख़त्म नहीं हो रही है, राइट। अब जब ये ऑथर हमारी इन बच्चों से बात करती रहती है तो उनको सडनली एक मैन की स्टोरी याद आती है जो कहाँ से था, उडुपी कर्नाटका से था। और इसी आदमी ने एक बार हमारी ऑथर को बताया था कि जब वो एक यंग बॉय हुआ करता था तो जब वो स्कूल जाता था तो बीच में ही एक टेम्पल आता था, एक मंदिर आता था जहाँ पे उसके जो फादर थे वो प्रीस्ट यानी पंडित हुआ करते थे। तो हमारा जो ये यंग बॉय होता था वो रुक रुक कर टेम्पल में प्रे करता था कि उसके पास, हे भगवान मुझे जूते दिला दो, मुझे एक जोड़ी जूते दे दो। अब 30 साल बीत जाते हैं इस बात को, राइट। 30 साल बीत जाते हैं। हमारी जो ऑथर है उसी जगह पे, उसी टाउन को, उसी टेम्पल को विजिट करती है जो कि अब ड्राउन हो चुका यानी डूब चुका है डिजोलेशन में। डिजोलेशन में मतलब गुमनामी के अंधेरे में ये जो जगह है, ये जो टाउन है डूब चुका है, वहाँ पे बहुत खाली सा है, डिस्ट्रक्शन हो चुका है। और इसी टाउन के बैकयार्ड में यानी पीछे एक नया प्रीस्ट अब आ गया है, नया पंडित आ गया है और उसके आसपास रेड और प्लास्टिक कुर्सियाँ रखी हुई हैं। अब एक यंग लड़का आता है जो कि प्रीस्ट का ही, ये जो नया प्रीस्ट आ गया है उसी का बेटा होता है। वो ग्रे यूनिफॉर्म पहना हुआ है, सॉक्स पहना है, शूज़ पहना है और वैसे हाफते हुए, पैंटिंग मतलब शॉर्ट एंड क्विक ब्रेथ, तो ऐसे हाफते हुए आता है और फटाफट से बेड पे अपना जो स्कूल बैग है उसको फेंक देता है। जब ऑथर जो हैं इस बच्चे को देखती हैं तो उनको फिर से एक प्रेयर याद आती है जो एक और लड़के ने करी थी कि हे भगवान मुझे एक पेयर ऑफ शूज़, मुझे एक जोड़ी जूते दे दो। और जब उसको एक बार एक जोड़ी जूते मिल जाते हैं तो वो प्रे करता है कि हे भगवान मैं इन जूतों को कभी ना खो। तो ये सब स्टोरी जो ऑथर हैं वो याद करती रहती हैं और अब वो देखती हैं कि पहले प्रीस्ट का जो बेटा था वो तो ऐसे प्रे करता था कि मेरे पास मुझे जूते दिला दो, मेरे पास जूते नहीं है। और अब 30 साल बाद कम से कम जो नया पंडित आया उसके बेटे के पास कम से कम जूते मोजे तो हैं पहनने के लिए। तो हमारी जो ऑथर है वो बोलती हैं कि ऐसे बहुत यंग लड़के हैं, जैसे कि जो पंडित है उसका जो बेटा है, अब उनके पास शूज़ आ गए हैं पहनने को, लेकिन बहुत सारे रैक पिकर्स हैं उनके घर के आसपास जिनके पास आज भी शू नहीं है। तो वो किन की बात कर रही हैं, साहेब और बाकी बच्चों की बात कर रही हैं कि कम से कम उनके पास तो अभी भी जूते नहीं हैं। एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी भी वो जो हैं नंगे पाँव घूमते हैं, राइट। अब एक्विडांस का यहाँ पे मतलब है नोइंग समवन लाइटली। तो अब जो हमारी ऑथर हैं वो साहिब को थोड़ा बहुत जानने लग गई हैं और साहिब से मिलने के कारण ही वो कहाँ पहुँच जाती हैं, सीमापुरी पहुँच जाती हैं जो कि है दिल्ली की बॉर्डर में। पेरीफेरी ऑफ दिल्ली मतलब दिल्ली की बॉर्डर में। तो जैसे ये समझो ये दिल्ली है तो इसकी पेरीफेरी में, इसकी बॉर्डर में यहाँ पर सीमापुरी है। तो यहाँ पे बोला गया है कि सीमापुरी जो है वो दिल्ली की बॉर्डर पर ही है लेकिन मेटाफोरिकली बहुत ज़्यादा दिल्ली से दूर है। इसका ये मतलब है कि दिल्ली जो है काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है ना, वहाँ पे रहने की अच्छी व्यवस्था है। लेकिन सीमापुरी जो है दिल्ली के बॉर्डर पे ही है लेकिन वहाँ का ना डेवलपमेंट हुआ है ना वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। यूँ तो सीमापुरी दिल्ली की बॉर्डर में है लेकिन मेटाफोरिकली काफ़ी ज़्यादा दूर है। अब सीमापुरी में कौन रहता है, सीमापुरी में स्क्वाटर्स रहते हैं। स्क्वाटर्स मतलब वो लोग रहते हैं जो इलीगली रह रहे हैं। तो हमने बात करी कि साहिब और उसकी फैमिली बांग्लादेश से आ गए हैं और वो 1971 से वहीं पर रह रहे हैं क्योंकि उनके जो खेत हैं, उनके जो घर हैं काफ़ी ज़्यादा स्टॉर्म के कारण टूट फूट गए थे और वो अच्छी ज़िंदगी की तलाश में इंडिया आ गए। तो यहाँ पे सीमापुरी में कौन रह रहे हैं, स्क्वाटर्स रह रहे हैं जो कि बांग्लादेश से आए हुए हैं 1971 में और साहिब की फैमिली भी उनमें से एक है। सीमापुरी उस टाइम पे 1971 में एक वाइल्डरनेस था। वाइल्डरनेस मतलब वेस्टलैंड था, वहाँ पे ज़्यादा कुछ अच्छा रहने का नहीं था और अच्छी रहने की सुविधाएं नहीं थी। लेकिन अभी भी क्या है,
वो वैसा ही है, इसलिए तो बोला है कि दिल्ली के बॉर्डर पे है लेकिन फिर भी दिल्ली से काफ़ी दूर है। तो अभी भी सीमापुरी 1971 में था वैसा ही है, वेस्टलैंड ही है, लेकिन अब वो खाली नहीं है। उस टाइम पे वो खाली था लेकिन अब वहाँ पे अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग रह रहे हैं। कौन रह रहे हैं? स्क्वाटर्स रह रहे हैं, साहिब जैसे बहुत सारी फैमिलीज वहाँ पर रह रही है। उनके जो घर हैं मिट्टी के बने हुए हैं, उनकी जो रूफ है टिन और टैरापुलिन की बनी हुई है। टिन और टैरापुलिन यानी पॉलीथिन की बनी हुई है या फिर ऐसे कपड़े की बनी हुई है जो वाटरप्रूफ है। तो उनकी जो घर हैं वो मिट्टी के बने हुए हैं एंड छत जो है टिन एंड टैरापुलिन की बनी हुई है। वहाँ पे पानी की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, ड्रेनेज की अच्छी व्यवस्था नहीं है, रनिंग वाटर जो है वहीं पे इकट्ठा हो जाता है। और कितने लोग रहते हैं वहाँ पर? 10,000 रैट पिकर्स रहते हैं वहाँ पर, राइट। तो ये यहाँ पर कब से रह रहे हैं? 30 सालों से भी ज़्यादा से रह रहे हैं और उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी क्यों नहीं है? आइडेंटिटी इसलिए नहीं है क्योंकि ये लोग इलीगली यहाँ पर रह रहे हैं, तो उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई आधार कार्ड नहीं है ना। तो ऐसे उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है लेकिन उनके पास राशन कार्ड है। तो ये विदाउट आइडेंटिटी रह रहे हैं, विदाउट एनी परमिशन नहीं है उनको रहने की, फिर भी वो रह रहे हैं एंड उनके पास लेकिन राशन कार्ड है। राशन कार्ड से क्या होता है? वो अपने लिए खाना बाय कर सकते हैं। तो राशन कार्ड के कारण उनके नाम वोटर लिस्ट में आ गए और वो अपने लिए खाना खरीद सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि साहेब और उसके जैसे बहुत सारे लोग हैं, उनकी ऐसा कोई आइडेंटिटी नहीं है, उनके पास कोई आईडी प्रूफ नहीं है और वो विदाउट परमिशन रह रहे हैं, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है जिससे वो खाना खा सकते हैं, खाना खरीद सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर बोला गया है फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, यानी कि खाना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन एन आइडेंटिटी के। अब ये कौन बोल रहा है? एक ग्रुप ऑफ वुमेन है, यानी कुछ लेडीज़ का ग्रुप है जो कि फटी पुरानी साड़ियाँ पहनी हुई हैं। और जब ऑथर उनसे पूछती है कि तुमने अपने इतने सुंदर सुंदर घर जो बांग्लादेश में थे क्यों छोड़ दिए, जहाँ पे इतनी हरी हरी फील्ड्स थी, अच्छी सुंदर सुंदर नदियाँ थी, तो तुमने ये सब अच्छी जगह क्यों छोड़ दी यहाँ पर आने के लिए? तो ये जो औरतें हैं, ये जो ग्रुप हैं ऑफ वुमेन क्या बोलता है कि खाना ज़्यादा ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए रादर देन आइडेंटिटी। फॉर एग्जांपल अगर कोई व्यक्ति है, उसको भूख लगी है, तो आप उसको खाना दोगे और बोलोगे कि ये खाना ले ले या तू आइडेंटिटी ले ले, ये आधार कार्ड ले ले, तो वो क्या लेगा? खाना लेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा वो भूखा है तो उसको तो पहले खाना चाहिए। तो ये जो औरतें वो बोलती हैं कि हमको खाना चाहिए, फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। जीने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए खाना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि आइडेंटिटी। अगर दिन के अंत तक हम अपनी फैमिली को अच्छे से खिला सकें और पेट भर के अगर खाना खा सकें और भरे पेट से सोने जा सकें, हमारा पेट ना दुखे, ये जो ज़िंदगी हमें ज़्यादा प्यारी है एज़ कम्पेयर टू हमारे पास आइडेंटिटी होना। और इसी के लिए हम लोग अपनी जो फील्ड्स हैं वो छोड़कर आ गए, क्योंकि उनकी जो फील्ड थी वो उनको कोई ग्रेन नहीं देती थी। बांग्लादेश में उनके पास सुंदर सुंदर फील्ड तो थी, नदियाँ तो थी, लेकिन वहाँ से कोई खाना नहीं, कोई अन्न नहीं पैदा होता था, तो वो भूखे ही रहते थे। तो वो बोलते थे अगर दिन के अंत तक हम भरपेट खाना खा सकें, हमारे पेट ना दुखे, हम अच्छे से सो सके, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, ना कि ऐसी खेत, ना कि ऐसी फील्ड जो हमें कोई अन्न नहीं देती हैं, राइट। अब इन लोगों को जहाँ भी खाना मिल जाता है वो अपना टेंट वहीं पर लगा लेते हैं और इट बिकम्स द ट्रांजिट होम्स। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आया था, मुझे क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन याद आ गया कि ट्रांजिट होम का मतलब क्या है, एमसीक्यू में आया था। तो ट्रांजिट का मतलब है जो इम्पर्मानेंट होता है, ठीक है, जो परमानेंट नहीं होता है। तो जहाँ पे भी इनको खाना मिलता था, जहाँ पे भी इनको फूड मिलता था, ये अपने वहीं पर टेंट लगा लेते थे, वहीं पे रहते थे और फिर आगे बढ़ जाते थे, जहाँ और खाना मिलता था वहाँ चले जाते थे। तो इसलिए इनका जो घर था एक ट्रांजिट होम था, राइट। चिल्ड्रन इन्हीं टेंट में बड़े होते हैं और फिर बाद में जाके वो पार्टनर्स बन जाते हैं सर्वाइवल में, मतलब वो भी फिर रैक पिकिंग करने लगते हैं ताकि वो लोग अपना गुजारा कर सके, राइट। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग। और सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब क्या है? रैक पिकिंग, यानी आपको ज़िंदा रहना है तो आपको कचरा बीनना ही पड़ेगा। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि थ्रू द ईयर्स, अब सालों से, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट, यानी कि जो रैक पिकिंग है उसने एक आर्ट, एक कला का दर्जा ले लिया है, राइट।
तो एक कला को हम जब करते हैं तो हम उससे पैसे कमाते हैं, हम उससे ज़िंदा रहते हैं उसको करके। सिमिलरली रैक पिकिंग ने भी अब एक आर्ट का दर्जा ले लिया है। रैक पिकिंग भी एक, कचरा ढूंढना भी एक कला हो चुका है, राइट। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, तो अगेन यहाँ पे जो गार्बेज है उसको इक्वल किया गया है गोल्ड के साथ, राइट। क्यों? क्योंकि इट इज़ देयर डेली ब्रेड। ये जो गार्बेज है इसको बेच के या इससे जो भी मिलता है वो उनको खाना ला के देता है, उनके सर पर एक छत है, इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, उनके सर पे एक छत है, चाहे वो छत लीक ही क्यों ना करती हो, उसमें से पानी ही क्यों ना आता हो, लेकिन उनके सर पर कम से कम छत तो है। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन बच्चे के लिए ये कुछ और भी है। क्या है? I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, साहिब says his eyes lighting up। तो साहिब है वो बोलता है कि कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है, कभी कभी मुझे 10 का नोट मिल जाता है, और ऐसा कहने पर उसकी जो आंखें हैं वो चमक उठती है। वो कहता है कि देयर इज़ ऑलवेज अ होप, हमेशा होप रहती है कि शायद उसमें कोई सिल्वर का सिक्का मिल जाए, इसलिए मैं कचरे को बीनना बंद नहीं करता, कचरे में कुछ ना कुछ ढूंढता ही रहता हूँ, क्योंकि होप रहती है कि कुछ ना कुछ और मिल सकता है। तो आप यहाँ पर देखें कि गार्बेज के 2 मीनिंग निकल के आ रहे हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, इट सीम्स फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग व्हाट इट मीन्स टू पेरेंट्स। तो गार्बेज के 2 मीनिंग निकल रहे हैं। एक बच्चों के लिए क्या है, इट इज़ अ थिंग रैप्ड इन वंडर, यानी कि कभी 1 रुपये मिल गए, कभी 10 का नोट मिल गया, कभी सिल्वर कॉइन भी मिल सकता है। तो एक चिल्ड्रन के लिए ये बहुत ही वंडरस चीज़ है कि कुछ भी मिल सकता है और कुछ भी मिल सकता है। लेकिन जो पेरेंट्स है, चिल्ड्रन के लिए इट इज़ अ थिंग रैप्ड इन वंडर, लेकिन पेरेंट्स के लिए क्या है, इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। उनको तो कचरा बीनना ही पड़ेगा, क्योंकि उसी के कारण वो अपने बच्चों का पेट भर सकेंगे, खुद का भी पेट भर सकेंगे, अपना घर चला सकेंगे। तो क्वेश्चन हमेशा आता है कि गार्बेज के दो अलग मीनिंग है क्या क्या। तो आपको बताना है कि चिल्ड्रन के लिए इट इज़ अ थिंग रैप्ड इन वंडर, उनको होप रहती है कि कुछ और भी मिल सकता है, लेकिन पेरेंट्स के लिए इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, उनको तो अपना घर चलाना है, इसलिए जो गार्बेज है उनके लिए रोजी रोटी का एक साधन है। अब एक सर्दियों की सुबह की बात है, हमारी जो ऑथर है वो देखती है कि साहिब जो है एक फेंस के बाहर खड़ा हुआ है उनके नेबरहुड क्लब में, और फेंस के अंदर क्या है, कोर्ट है, जहाँ पे जो 2 यंग मैन हैं वो सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए हैं, वो टेनिस खेल रहे हैं। साहिब बोलता है कि मुझे भी ये गेम पसंद है, और वो काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है, सेटिस्फाइड है फेंस के बाहर से गेम को देखने के लिए। वो बोलता है कि मैं कभी कभी अंदर भी चले जाता हूँ जब कोई नहीं होता है, और जो गेट कीपर है मुझे अंदर जाने देता है, मुझे झूला झूलने देता है। साहिब जो है वो खुद भी टेनिस शूज़ पहना हुआ है, जो कि काफ़ी स्ट्रेंज दिख रहे हैं, ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। तो साहिब जो है वो डिसकलर्ड, काफ़ी अजीब कलर की शर्ट पहना हुआ है, शॉर्ट पहना हुआ है, और उसने नीचे टेनिस शूज़ पहने हुए हैं। और साहिब बोलता है कि किसी ने मुझे ये शूज़ दिए हैं, और वो ऐसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। अब साहिब जो जूते पहना हुआ है वो डिस्कार्ड कर दिए, रिजेक्ट कर दिए। किसने? किसी अमीर लड़के ने। क्यों? क्योंकि शायद उन जूतों में कहीं पे छेद था, तो उस अमीर लड़के ने उसको फेंक दिए हैं, और वो साहिब ने ढूंढ लिए हैं और वो उसे पहना हुआ है। तो साहिब उन्हें पहन के बहुत ज़्यादा खुश है, उसको ये चीज़ बॉदर नहीं कर रही है कि जूतों में छेद भी है। तो अब हमारी जो ऑथर है वो बोलते हैं कि किसी व्यक्ति ने जो अपने पूरे ही जीवन में, किसकी बात कर रही है? साहिब की बात कर रही है। तो वो बोलते कि ये जो बच्चा है जिसने अपना पूरा ही जीवन नंगे पैर निकाल दिया है, उसके लिए तो ये जो जूते हैं जिसमें चाहे छेद भी हो, इट इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। ये जूते उसके लिए एक सपने के जैसे ही हैं, पर जो गेम वो देख रहा है अंदर टेनिस का, वो शायद वो कभी नहीं खेल पाएगा, ये उसकी रीच से बाहर है, राइट। अब इस सुबह की बात है, साहिब जो है वो एक मिल्क बूथ पर जा रहा है, उसके हाथ में एक स्टील कैनिस्टर है, यानी ये स्टील कैनिस्टर है, और वो बोलता है हमारी ऑथर से कि अब मैं एक टी स्टॉल पर काम करता हूँ जो रोड के नीचे ही है, और वो एक डिस्टेंस पे पॉइंट करके बताता है, यानी कि देखो मैं वहाँ पर काम करता हूँ। और साहिब को उसके बदले कितने रुपए मिलते हैं? 800 रुपये मिलते हैं, और उसके जो जितने भी मील्स हैं, जितना भी वो खाना खाता है, वो भी सब फ्री है। तो हमारी जो ऑथर है वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें ये काम अच्छा लग रहा है? तो साहिब का जो फेस है वो बिल्कुल उतर सा जाता है, उसके चेहरे पर जो केयरफ्री लुक है, जब वो कभी किसी बात की परवाह नहीं करता था, वो लुक जो है वो गायब हो चुका है। अब यहाँ पर लाइन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। कहा गया है कि द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो स्टील कैनिस्टर है वो बहुत ज़्यादा हैवी है एज़ कम्पेयर टू द प्लास्टिक बैग जो वो
लेकर घूमता था। तो यहाँ पर ऐसा कोई वेट की बात नहीं हुई है कि स्टील कैनिस्टर भारी है गार्बेज बैग से, बट ये बताया गया है कि अब आप जब किसी के अंडर काम करते हो तो आपको उसकी बातें माननी पड़ती हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती हैं, आप ऐसे केयरफ्री नहीं घूम सकते। तो यहाँ पर ये बताया गया कि जो बैग था, रैक पिकिंग बैग था, जो गार्बेज बैग था, वो साहेब का हुआ करता था, लेकिन जो कैनिस्टर है वो एक आदमी को बिलोंग करती है जो टी स्टॉल का मालिक है। तो साहेब अब अपना खुद का मालिक नहीं रहा है, वो जो चाहे वो नहीं कर सकता है, वो केयरफ्री नहीं घूम सकता है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। तो अब साहेब जब यहाँ पर काम करने लगा है तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है और उसके चेहरे पर जो एक केयरफ्री लुक था वो भी गायब हो गया है। और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है।